अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा सेशन था क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन पे, उस पे हमने बात की थी कि कैसे क्लाइंट एंड सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास सर्वर एंड पे जो लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक PHP एंड ASP.NET, और इन जो लैंग्वेजेस के ऊपर वो सर्वर अपनी साइट पे जो वेबसाइट्स को रेंडर कर रहा होता है, तो वो जब आपकी आउटपुट फॉर्म में, जब आपके क्लाइंट पे ब्राउज़र पे जब वो वेबसाइट्स ओपन होती हैं, तो वो क्लाइंट साइड जो लैंग्वेजेस होती हैं उसमें ओपन हो रही होती हैं, जिसमें नॉर्मली हमारे पास HTML, CSS एंड JS आ रही होती हैं। तो इसी वजह से हम आज के जो सेशन में हम क्लाइंट साइड जो लैंग्वेजेस हैं उनको हम देख रहे होंगे कि हमारे पास वो किस तरह से आपके ब्राउज़र में आपके जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करवा रही होती हैं, उनकी थोड़ी सी लर्निंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हम कर रहे होंगे आज। तो हम बेसिकली सर्वर एंड लैंग्वेजेस अभी क्यों नहीं पढ़ रहे और क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस अभी क्यों डील कर रहे हैं, उसकी एक रीज़न है कि जो सर्वर एंड पे जो लैंग्वेजेस हैं वो उनसे हमारा इतना वास्ता नहीं है। वो सरदर्दी है सर्वर एंड पे। हमने जब वेब डेवलपमेंट, मैंने जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन पेज के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हम यहाँ पे WP सेटिंग करेंगे, और इट मीन्स कि हम वर्डप्रेस को वर्डप्रेस के थ्रू हम एक्चुअली में यहाँ पे वर्डप्रेस अपनी जो साइट को डेवलप करेंगे। तो वर्डप्रेस जो है वो PHP बेस्ड एक आपको एक बनी बनाई एक साइट मिल जाती है, जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वो अपनी साइट को डेवलप कर सकते हैं। उसमें आपको PHP सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको दूसरी लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत नहीं है अपनी वेब डेवलपमेंट के लिए। हम वहाँ पे कस्टमली अपनी जो वेबसाइट को वो डेवलप नहीं कर रहे होंगे, हम बेसिकली वर्डप्रेस के थ्रू, जो कि हमें ये ऑप्शंस देते हैं कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वहाँ पे अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकें। तो इसलिए हमें वहाँ पे जो लर्निंग है हमारी PHP की और लैंग्वेजेस की करने की, यहाँ पे जो हमारे कोर्स का इंटेंट है, उसके लिए हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि क्लाइंट साइड पे कैसे आपके ब्राउज़र में जो वेबसाइट्स हैं वो ओपन हो रही हैं, और कैसे उनको आपने उनमें अगर आपने कुछ डिस्प्ले के अंदर चेंजिंग करनी है कस्टम तौर पे, तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और चलिए आज उसके ऊपर ही हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जस्ट तो सबसे पहले हम अगर HTML को देखें, तो HTML को अगर आपने लर्न करना है तो उसके आपको मैं यहाँ पे बेस बता देता हूँ कि जो W3 स्कूल्स है वो एक बहुत ही आपके पास एक वेबसाइट है, अच्छी वेबसाइट है, जिसपे आप HTML को सीख सकते हैं। और यहाँ आज से बेसिक से लेके एडवांस तक आपको विद गाइडेंस और उसके रूल्स, सिंटेक्स के रूल्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको बड़ी ब्यूटीफुली, आप यहाँ बेसिक से अगर आपको नहीं भी आती तो आप बहुत ही बेसिक से यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके ट्यूटोरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और इसमें आप मज़े की बात यह है कि आप यहीं पे एडिट भी कर सकते हैं, और यहीं पे इसको कंपाइल करके आप इसकी आउटपुट इसी सिंगल आप इंटरफेस पे वो आप देख सकते हैं उसे। ठीक है, तो चलें इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट हमारे पास एक्चुअली में कैसा एक HTML का एक डॉक्यूमेंट कैसे हम बनाते हैं, ये देखें। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक बेसिक टेम्पलेट आ रहा है HTML को लिखने का। आपको मैं बताता चलूँ कि एक तो ये आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपनी HTML को, और जो हमारे पास आउटपुट है वो आप राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे आप इसको रन करके यहाँ पे इसकी आउटपुट ऑन द सिंगल इंटरफेस आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, एक तो ये वे है। तो यहाँ कोडिंग, यहाँ तो HTML को सीखने से पहले मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लूँ कि जो HTML है वो बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी जो फुल नेम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, CSS की तरफ मैं बाद में आऊँगा। तो HTML में पहले आपको बता दूं कि एक्चुअली में इसकी बेसिक्स क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। एक्चुअली में ये
एक प्रॉपर कोडिंग नहीं है इसमें, हम अपने एल्गोरिथम्स डिजाइन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी लॉजिक्स बिल्ड नहीं कर रहे, ये जस्ट एक आपको वे ऑफ आपको दिखाता है कि आपने एक्चुअली में कुछ चीज़ें डिस्प्ले करनी है, तो वो कैसे अपने क्लाइंट एंड पे कैसे अपने ब्राउजर में अपनी चीज़ें ओपन करनी है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप सर्वर एंड पे आपने एक क्वेरी भेजी 2x2 की, जैसे आप कैलकुलेटर में 2x2 भेजते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, सर्वर एंड पे आपने यहाँ पे टाइप किया, आप एक गूगल पे क्वेरी लिखते हैं 2x2, ठीक है। तो गूगल के सर्वर पे 2x2 की क्वेरी जाती है और रिजल्टिंग फॉर्म में आपके पास जो आउटपुट आती है वो 4 की फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ये 2x2 कैसे कैलकुलेट हुआ सर्वर एंड पे? ये जो लैंग्वेजेस है हमारे पास PHP और जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो वेब डेवलपमेंट जिनकी बेसिस पे हुई हुई है, वो इनके पीछे एक लॉजिक लगी होती है, ठीक है। मैंने आपको जब एक क्लाइंट एंड सर्वर इंटरेक्शन में ये बताया था, जब फेसबुक का पेज आप अपने लोग के साथ प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जब फेसबुक के आपके सर्वर के पास ही आपकी क्वेरी जाती है, आपकी रिक्वेस्ट जाती है, तो वो उसको मैच करता है आपके अपने डेटाबेस के साथ। तो ये जितनी भी टेस्टिंग चल रही है, ये बैक एंड पे आप उनके सर्वर के ऊपर ये चीज़ें चल रही होती हैं। वो PHP बेस्ड आपकी जो सिक्योरिटी चेक्स हैं और ये जो जितनी भी थोड़ी टेस्टिंग का एक जर्नी है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और आपके पास वो चेकिंग होने के बाद जो लोड होगा आपके ब्राउजर में, वो लैंग्वेजेस वहाँ पे आके डिफरेंट हो जाएंगी। वो लैंग्वेजेस यहाँ पे आके आपकी नॉर्मली जो HTML है, CSS और JS के अंदर आपके पास आपके ब्राउजर में ओपन हो रही होंगी, ठीक है। तो अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लॉजिक्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जस्ट ये देख रहे हैं कि आउटपुट फॉर्म जो आपके पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 है, उसको कैसे डिस्प्ले करना है। वो बड़ी वो उसको उसका फंट साइज क्या होगा, उसको उसकी जो बॉर्डर स्टाइलिंग क्या होगी, और इसमें जितनी भी चीज़ें डिस्प्ले से रिलेटेड, वो एक्चुअली में हमारे पास क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस उसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं अपने ब्राउजर में कि वो ऐसे ऐसे करके आप जो है वो अब हमारी जो आउटपुट आई है, हमारे जो फेसबुक का हमारा अकाउंट पेज है वो आपके पास आया, तो उसको कैसे डिस्प्ले करना है आपने, ठीक है। वो अपना हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट नॉर्मली इन लैंग्वेजेस की फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो फर्दर मैं आपको जब इसमें आऊँगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो चलें इस पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक तो ये भी हो गया कि HTML आप अपने यहाँ पे W3 Schools एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं और रन करके आप पैरेलल में इसकी आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। और सेकंड वे है, मैं जस्ट आपको एक वो बेस बता रहा हूँ जब आप अपनी जो HTML है वो टाइप कर सकते हैं। बाकी जो सिंटैक्स है और इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। तो सेकंड वे है कि आप अपनी लोकल अपनी जो सिस्टम है उसको भी एज ए लोकल आप सर्वर बना के वहाँ से भी आप जो है इसको एज अ वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अब जो है वो आपके सामने एक वेब पेज क्रिएट करने लगा हूँ। यहाँ आप नोटपैड टाइप करें और नोटपैड में जो मैंने वहाँ से W3 स्कूल्स का कोड यहाँ वहाँ से मैंने कॉपी किया है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं इसको एज इट इज़ सेव कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे माई माई फर्स्ट HTML पेज, वेब पेज, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी एक्सटेंशन नहीं चेंज की ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि अगर आपने इसकी एक्सटेंशन बाद में चेंज करनी है, पहले आप चेंज नहीं कर पाए तो वो कैसे कर सकते हैं। अब इसको मैं ओपन करूँगा सॉरी, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये नोटपैड के थ्रू ही ओपन होगी, ठीक है। ये आपका वेब पेज अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसको मैं अब ये रेंडर भी नहीं होगा ऑब्वियसली, ये एक वेब ये टेक्स्ट TXT फाइल के अंदर है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ये endpit.txt आ रही है। ये नॉर्मली जो आपके पास ये नहीं आती, आपको इसको विजिबल करना होता है। यहाँ पे जो एक्सटेंशंस आपको नज़र आ रही हैं, जो आपकी ये पिक्चर है .png के अंदर शो हो रही है, तो इसकी जो एक्सटेंशंस हैं वो नॉर्मली शो नहीं होती। तो आप इसमें फाइल मैनेजर के अंदर जाएं और फाइल एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे व्यू के सेक्शन के अंदर अगर आपकी विंडो 10 है, विंडोज़ 10, मैं विंडोज़ 10 यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ व्यू के सेक्शन में। और नॉर्मली विंडोज 7 और 8 के अंदर भी आप व्यू के सेक्शन के अंदर जाके वहाँ पे आप फाइल्स के अंदर जाके आप फाइल जो नेम एक्सटेंशन है उसके जो बॉक्स को वहाँ पे चेक कर दीजिए।
अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो आप देखिए कि उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन है वो वहाँ पे विजिबल नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको चेक किया हुआ है ताकि मुझे यहाँ पे फाइल की एक्सटेंशन को एडिट करने विजिबल हो जाए और ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको चेक कर दिया और यहाँ पे आप देखें कि txt यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वहाँ पे आपके पास आ रही है। तो txt की मैं एक्चुअली में इसमें txt की जगह html टाइप कर दूंगा, तो ये आप देखिए कि एक वेब पेज बन जाएगा। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो उसमें ओपन हो जाएगा, और जो कि मेरा यहाँ पे गूगल क्रोम है, और गूगल क्रोम के थ्रू ये वेब पेज ओपन हो गया। तो वही चीज़ जो आप इधर W3 स्कूल्स के आउटपुट में देख रहे हैं, और वही चीज़ जो मैंने अपने लोकल सर्वर अपना जो क्रिएट करके वहाँ पे वेब पेज बनाया, तो वही चीज़ आप इसकी आउटपुट में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी कि आपने कैसे फाइल क्रिएट करनी है और कैसे आपने एज अ सिस्टम को लोकल सर्वर क्रिएट करना है। तो अब मैं बात करता हूँ कि एक्चुअली में हमारे पास जो कोडिंग है जो हम कर रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो कैसी है। अगर आपको इसका एक्चुअली में लैंग्वेजेस, सिस्टम की लैंग्वेजेस का नहीं पता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका मैं आइडिया आपको इसलिए दे देता हूँ कि हम नॉर्मली जब कम्युनिकेट करते हैं आपस में भी नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो हम अपनी उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, इन नॉर्मली लैंग्वेजेस में हम बात, अपनी जो हमारी लैंग्वेजेस होती हैं हम उनके अंदर बात कर रहे होते हैं। उनको लिखने का भी अपना एक स्टाइल होता है। अगर हम इंग्लिश टाइप करते हैं तो उसकी बाकायदा तौर पे हम पंक्चुएशन को अंडर कंसिडर कर रहे होते हैं, और फुल स्टॉप कहाँ पे लगाना है, कॉमास और जितनी भी इन्वर्टेड कॉमास कहाँ पे लगाने हैं, कैपिटल लिखना है, लेटर्स, और हम इसको इस जो कोडिंग की लैंग्वेजेस में भी हम जब सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हम किसी लैंग्वेजेस का जो है वो यूज़ करते हैं जो सिस्टम अंडरस्टैंड कर पाता है। हमारा जो कंप्यूटर है, हमारे जो सर्वर्स हैं वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होते हैं कि आपका जो जिस लैंग्वेजेस में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो यहाँ पे हम HTML के थ्रू अपने ब्राउज़र को HTML CSS JS की फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि हमारे जो आपके पास आउटपुट फॉर्म के अंदर पेज लोड हो रहा है उसको आप कैसे दिखाना चाह रहे हो अपने ब्राउज़र के अंदर। जो यूज़र है मैं हूँ, मुझे कैसा वो पेज दिखना चाहिए, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इन लैंग्वेजेस की फॉर्म में होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे W3 स्कूल का एक मेरी क्वेरी थी, मैंने इसको टाइप किया, ये सर्वर पे मेरी रिक्वेस्ट गई और उधर जो है वो ये पेज रेंडर हुआ। उनकी जो ये जो वेबसाइट है ये मे बी PHP और दूसरी ASP.NET पे बेस्ड हो, वो वहाँ पे लैंग्वेजेस रेंडर हो रही हैं। तो वहाँ पे ये रेंडर हुआ पेज w3schools.com का, और उधर लोड होने के बाद मेरे जो ब्राउज़र में ओपन हुआ है वो HTML और CSS JS की फॉर्म में ओपन हुआ। तो ये अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि पेज तो ओपन हो गया है, इसके बैक पे जो HTML और सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो किधर हैं, वो अगर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं कि ये पेज मेरे पास लोड हुआ पड़ा है, और इसमें आप इसकी जो व्यू पेज सोर्स है, कंट्रोल यू जो है इसका शॉर्ट कोड है, तो उसके थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे व्यू पेज सोर्स के थ्रू ओपन कर रहा हूँ। ये देखें, ये आप देख सकते हैं ये HTML डॉक्यूमेंट आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और इसके अंदर जितनी भी CSS है, JS है, और वो सारी इसमें नॉर्मली ये जो लैंग्वेजेस हैं यूज़ हो रही होती हैं, तो उसी के अंदर ये डॉक्यूमेंट आपको भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपके पास पेज लोड हुआ है W3 स्कूल्स का, वो इन लैंग्वेजेस के अंदर आपके ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कैसे आप शो करवाओ एक यूज़र को आप उसके सिस्टम पे। तो आई होप कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। और जो मैंने इधर पेज क्रिएट किया उसके पीछे ये वाली लैंग्वेज लगी हुई है, और ये आपको मैं इन रियल टाइम में आपको दिखा रहा हूँ कि आपके सामने मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी अपने ब्राउज़र को कि इसको, इस टेक्स्ट को ऐसे दिखाओ, और ये मुझे ऐसे ही दिखा रहा है। इसके पीछे जो लैंग्वेजेस है उसको मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि यही वाला जो कोड आपको नज़र आ रहा है ये इसके बैकएंड पे यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज़ें जैसे चल रही हैं मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि कंसेप्ट क्या है। बेसिकली मेरा यहाँ पे कंसेप्ट ये नहीं कि कोई लैंग्वेजेस आपको एडवांस लेवल तक सिखाना, मेरा कंसेप्ट ये है कि आपको बेसिकली जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं आपको उनके कंसेप्ट क्लियर हो यहाँ पे। ठीक है, आप अदरवाइज तो W3 स्कूल्स के ऊपर आपको 101 लेक्चर्स वहाँ पे यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स लेके आप सीख सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेरा मकसद है, जो कम्युनिकेशन है हमारी डिवाइसेस के दौरान, और हम क्यों सीख रहे हैं और बैक एंड पे कैसी चीज़ें आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं, तो वो कंसेप्ट मेरा आपको डिलीवर करने का मकसद है।
तो मैंने बहुत ही सिंपल और इस वे में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आई होप जो है वो आपको क्लियर होगी होगी बातें। और अब बात कर लेते हैं कि अब एक्चुअली में ये कैसे लिखते हैं, लैंग्वेजेस का स्टाइल कौन सा है, हम कैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने से पहले हम इसमें डिक्लेरेशन देते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए एक नॉर्मल लैंग्वेजेस में हम इसको जब एक लैंग्वेजेस को प्रॉपर एक जैसे हम इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं, उसको कॉमास लगाते हैं, तो ये सारी एक पंक्चुएशन होती है। इसी तरह जब हम लैंग्वेजेस की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को कंसीडर कर रहे होते हैं, तो इसको एक हम सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें इस प्रॉपर सिंटैक्स को देखना पड़ता है कि हमने अपने ब्रैकेट्स कहाँ पे लगानी है, आपने टैग स्टार्ट करना है तो वो वाली ब्रैकेट कहाँ से शुरू करनी है, क्लोजिंग टैग है, तो वो सारे एक सिंटैक्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक सिंटैक्स है इसका जो HTML डिक्लेरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये वहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। और नेक्स्ट HTML स्टार्ट करते वक्त हम इसको हम टैग कहते हैं, टैग। ये जो आई डोंट नो व्हाट्स द नेम, इसकी जो एक वी शेप के अंदर ब्रैकेट है, तो इस फॉर्म के अंदर जो आपके पास लिखी चीज़ होती है वहाँ पे हम इसको टैग कह रहे होते हैं, ठीक है। ये HTML का स्टार्टिंग टैग है, और सबसे लास्ट पे हम डिक्लेरेशन के बाद सबसे लास्ट पे हम HTML को क्लोज कर रहे होते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ। ये क्लोजिंग टैग HTML का, और ये स्टार्टिंग टैग, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास एक टिपिकल स्टाइल है HTML टाइप करने का, और वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जो एक हेड सेक्शन है, और देन हम स्टार्ट करते हैं एक बॉडी का सेक्शन, ये बॉडी का टैग, और यहाँ बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, और इन बिटवीन जो चीज़ें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम बॉडी के अंदर टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ बॉडी के अंदर मैं एक्चुअली में शो करवाना चाह रहा हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग एंड दिस इज़ अ पैराग्राफ। तो ये चीज़ें, जो भी चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है वो आपने लिखनी है बॉडी के अंदर। और हेडर के अंदर जो चीज़ें हेड के अंदर बेसिकली हमारे पास नॉर्मली हमारे पास CSS और जावास्क्रिप्ट हम इसके अंदर लिख रहे होते हैं, और बॉडी के सेक्शन के अंदर जो चीज़ें हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं सारी HTML है, और हेड के सेक्शन के अंदर हम CSS और जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, और बॉडी के सेक्शन के अंदर हम जो चीज़ें डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, देखें यहाँ पे चीज़ें क्या डिस्प्ले हो रही हैं, ये दो चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, ये दोनों चीज़ें ही यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, ये बॉडी के सेक्शन के अंदर हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं। अच्छा, मैंने कहा था कि हम ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है, हमारे पास जो डाटा है, जो रिटर्न टेक्स्ट है, हमारे पास जो लोडिंग पेज है, उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है, वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिस इज आ हेडिंग को मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि उसको आप H1, H इज स्टैंड्स फॉर हेडिंग, तो हेडिंग H1 हेडिंग आप मैंने इंस्ट्रक्शन दी हुई कि उसकी फॉर्म में आपने इसको दिखाना है, ठीक है। यहाँ आगे दिस इज अ पैराग्राफ, एक्चुअली आप देख सकते हैं कि हेडिंग के लिए देखें बोल्ड करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, H1 से लेके H6 तक हेडिंग हमारी चल रही होती है। तो नेक्स्ट अगर मैं इधर टाइप करता हूँ, और इधर मैं टाइप करता हूँ H3, H1 से H3 तक आपके पास हेडिंग्स होती हैं, H1 से H6 तक। H1 की सबसे बड़ी हेडिंग और H6 की सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ मैं H3 टाइप करता हूँ, और ये मेरा जो है पैराग्राफिंग का स्टाइल है, और इसको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है हेडिंग के बाद कि इसको आप पैराग्राफ के अंदर लिखें। पैराग्राफ का अपना स्टाइल है, और बाकी जो आप चीज़ें देखते हैं, इसको मैं यहाँ से रन करूँगा, ये देखें, इसको मैं यहाँ से, चलें जी, अब देखें, ये H1 मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इसको हेडिंग 1 में दिखाएं, और जो दूसरी है उसको आप हेडिंग 3 के अंदर शो करें, और देन जो तीसरी है जिससे पैराग्राफ, उसको आप पैराग्राफ की के अंदर इसको पैराग्राफ की अपनी स्टाइलिंग होती है, अपना फ्रंट होता है, और टेक्स्ट की जो होता है वो स्टाइल वो उसका अपना होता है। तो इसको इंस्ट्रक्शंस हम दिए गए हैं, तो यहाँ पे उसी उसी इंस्ट्रक्शंस की बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं आपको, ठीक है। तो ये एक टिपिकल आपके पास फॉर्मेट है जिसमें हमने यहाँ पे HTML के डॉक्यूमेंट को यहाँ पे टाइप किया हुआ है, यहाँ से हम रन करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में इन पैरेलल हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं। और इसी कोड को अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने ये मैंने वेब पेज क्रिएट किया, तो आप इसको
जब एडिट करेंगे तो ये एडिट नहीं होगा। ये देखिए एक दफ़ा जब बन गया तो बन गया, लेकिन इसको जब आप इसको अगर आपने दोबारा एडिट करना है तो आपको यहाँ पे इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन विद, आप गूगल के थ्रू या किसी और ब्राउजर के थ्रू ओपन करेंगे तो वो एडिट नहीं होगा, तो आपको दोबारा से नोटपैड के थ्रू एक्सटेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको ओपन विद करके आप नोटपैड के थ्रू ओपन करना है। और यहाँ पे आके मैं इसको कोड रिप्लेस करता हूँ। रिप्लेस कोड मैंने कर दिया है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो इसको जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो वो जो आपने चेंजिंग किया तो वहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू, एंड नाउ आई जस्ट प्रोसीड फर्दर। तो ये बेसिकली टैग्स जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ लिया आ गया तो टैग्स जो है फर्दर हम यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम यहाँ पे डिक्लेरेशन कर रहे होते हैं। तो द सेम चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में आपको ट्यूटोरियल के अंदर आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आप अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे HTML सीख रहे हैं तो आप आपके लिए जो ट्यूटोरियल के अंदर चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं बड़ी ब्यूटीफुली, बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन की हुई हैं कि बिगनर के लिए भी जो है बड़े इजी टू अंडरस्टैंड चीज़ें हैं, यहाँ पे आप बहुत ही आसानी के साथ सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास डिक्लेरेशन है, देन HTML जो डॉक्यूमेंट हम स्टार्ट करते हैं वो एक HTML टैग के साथ स्टार्ट होता है, और एंड आपके पास HTML जो उसका क्लोजिंग टैग है वहाँ से उसका हम उसको क्लोज कर रहे होते हैं। और जो विजिबल पार्ट है जो डिस्प्ले हो रहा होता है, जो मैंने आपको बताया कि वो बॉडी सेक्शन वाला पार्ट होता है। ठीक है, ये बॉडी से बॉडी के दरमियान जितना भी आपके पास पार्ट है वो विजिबल होता है आउटपुट फॉर्म के अंदर। ठीक है, और अच्छा, तो ये एक टैग है जो बहुत ज़रूरी है। टैग आपको आपके लिए इसको 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 इस ये वाजिब है आप पे इसको जो है वो याद करना इस टैग का। बेसिकली सॉरी, बेसिकली एक जो वेबसाइट होती है, और अब ये देखिए मैंने आपको एक लास्ट लेक्चर में जब हमने स्टार्टिंग के लेक्चर इसका देखा था, just- जो हमने लेक्चर देखा था सर्च इंजन एंड वेबसाइट वर्किंग का, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पेजेस एक वेब पेज एक वेबसाइट किस ना दूसरी वेब पेज को लिंक कर रही होती है, एक लिंक्स बने होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ। विकीपीडिया पे मैंने आपको दिखाया था कि शाहरुख खान का पेज ओपन कर लेते हैं। जब हम एक वेबसाइट से दूसरे वेब पेज को या अपनी ही वेब पेजेस को लिंक दे रहे होते हैं तो वो ये इस एंकर जो आपके सामने मैंने ये दिखाया है टैग, इसके थ्रू हम लिंक्स बना रहे होते हैं। इसके थ्रू हम एक अपने वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज या दूसरी वेबसाइट के ऊपर लैंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें, अब ये जो लिंक्स बने हुए हैं ये इस एंकर टैग की मदद से बने हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप इस पर राइट क्लिक करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे मैं इसके पास इंस्पेक्ट में जाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें ये वाला टैग यूज़ हुआ है, एंकर टैग इसे कहते हैं। और ये HTML के अंदर आपके पास चीज़ें विजिबल हैं। और ये टैग में हमने यहाँ पे जहाँ पे हमने लैंड करना है वो वेबसाइट का यहाँ पे लिंक हम दे देते हैं। और नेक्स्ट जो आपके पास टेक्स्ट विजिबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे आपके पास आ रहा है। और टाइटल के ऊपर भी हम आते हैं, यहाँ पे इसका एंकर टैग हमने क्लोज कर दिया। तो चलिए इसको हम
W3 स्कोर्स के ऊपर देखते हैं। बेसिकली कंसेप्ट जो मैं देना चाह रहा हूँ वो अगर आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे मेरा मकसद पूरा हो गया। तो और ये चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं, तो इसलिए मैं आपको ये HTML ये चीज़ें सिखा रहा हूँ ताकि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, और ताकि आपको नेक्स्ट जो आपका SEO का जर्नी है और जो दूसरी चीज़ें आप देख रहे होंगे तो उसमें कभी प्रॉब्लम ना आए, आपको चीज़ों का पता हो कि वो कैसे बैक एंड पे कैसी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और ये वैसे भी SEO के अंदर ये बहुत ज़्यादा टैग यूज़ होता है, तो आपको इसको सीखना आपके पास लाजम है आपके ऊपर कि आप इसको सीखें। तो चलिए इसको हम देखते हैं। जी। इसको हम ऐसे करते हैं कि हम इसको अपने लोकल सिस्टम के अंदर जो है ब्राउज़र के अंदर इसको हम देखते हैं। चलें हम इसमें आपके पास यहाँ पे अब देखें एक एंकर। अच्छा मैं सिंपल कर देता हूँ। अभी देखें, जैसे आप अपने हेडर 2 टैग देखा था, पी पैराग्राफ का टैग देखा है और इधर क्लोजिंग टैग है, वैसे एक एंकर टैग है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे ए एंकर टैग यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, उस टैग के अंदर हम उस टैग को फर्दर इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि आप चीज़ों को ऐसे ओपन करें। ठीक है, आप इस वे में चीज़ों को दिखाएं, तो उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। ये टैग्स हो गए, और इन टैग्स के दरमियान टैग्स के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं वो होती हैं एट्रीब्यूट्स। ये href जो है ये एट्रीब्यूट है एंकर टैग का। ठीक है, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं समझ लगी तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो तो आपकी जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों को। ठीक है, बार बार जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ याद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एंकर टैग href आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्लिक करे तो इस वेबसाइट पे पहुंच जाए। तो ये मैं बेसिकली यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ www.facebook.com। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि माई फेसबुक अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको बाकी टैग्स को मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ आप देखें कि एक्चुअली में मैंने किया क्या है। ये देखिए वहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू पेज सोर्स। यही चीज़ मैंने लिखी थी HTML डॉक, जो हमारे पास ये बॉडी के सेक्शन के अंदर मैंने ये टैग दिया था। इसमें क्या होता है, जो विजिबल पार्ट होता है, क्लिकेबल पार्ट, इसको हम कहते हैं एंकर टेक्स्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे पास क्लिकेबल पार्ट है, जो हमने इस टैग इस एंकर टैग के बाद हमने जो ये चीज़ लिखी है, ये हमारे पास एंकर टेक्स्ट होता है, और ये हमारे पास एंकर टैग होता है, और href हमारे पास इस एंकर टैग की एट्रीब्यूट है। जो भी टैग्स हैं उसके अंदर जो हम चीज़ लिखते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल इज दैट। और ये जो चीज़ हम इको लगा के कॉमर्स के अंदर, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख रहे हैं, वो हमारे पास URL होता है किसी पेज का, जो कि हमारे पेज से किसी दूसरे पेज पे लैंड करेगा, उसका लिंक हम यहाँ पे देते हैं। हम देखें फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बनाया था, इस पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेज ओपन हुआ है, जो एक लोकल सर्वर जो मैंने क्रिएट किया था अपने लोकल सिस्टम के अंदर, वो यहाँ से इसको ब्राउज कर रहा है। और यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा दूसरे पेज पे। यहाँ पे ये लोड नहीं हो रहा है, इसको मैं चलिए जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आप यहाँ से गैदर करें। और
फॉर एग्जांपल ये वाला पेज है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और जी वो प्रॉपर HTTPS के साथ फुल उसका एड्रेस जो है वो आप जब देंगे तो वो फिर आपके पास ओपन हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको फेसबुक का भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने HTTPS :/ के साथ मैंने फुल एड्रेस दिया, तो अब ये ओपन हो जाएगा। और ये देखें, ठीक है। तो वो मेरे जो मैंने एक लोकल पेज क्रिएट किया था वहाँ से ये जा रहा है किसी दूसरे वेब पेज पे, जो कि मैंने facebook.com यहाँ पे उसको मैंने टाइप किया था और उसको मैंने लिंक किया एंकर टैग के थ्रू। तो ये कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा था, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और अब हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, अब हम एंकर टैग देख लिया। अब हम नेक्स्ट टैग समझते हैं, इमेज का टैग। इमेज टैग को देख लेते हैं। अच्छा, क्लोज कर दूं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं निकालता हूँ CSS इमेज। ये इमेज का हम टैग यूज करते हैं। हमने अगर किसी ब्राउज़र से कहीं से हमने पिक्चर लोड करवानी है अपने पास, तो उसके लिए हम बेसिकली ये इमेज का टैग यूज़ करते हैं। और जो सोर्स है, हम इधर सोर्स जो है ना बता रहे होते हैं कि हमने कहाँ से लोड करनी है। हम अपने इधर सिस्टम के अंदर, अपने ब्राउज़र के अंदर लोड करने लगे हैं इमेज, तो वो हमने कहाँ से करनी है उसका जो एड्रेस है वो हम यहाँ पे देते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने CSS इमेज यहाँ से निकाल लेता हूँ कोई, और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल यही वाली इमेज। अच्छा, किसी भी इमेज का जब आपने कोई एड्रेस निकालना है तो वो भी आप देख लें। अब कोई ना कोई इमेज कुछ ना कुछ जो आपके पास इंटरनेट पे पड़ा होता है, उसका कोई एड्रेस होता है, वो किसी सर्वर पे पड़ी होती है। तो उसको आपके पास जो तरीका है उसका एड्रेस निकालने का, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास उस इमेज का जिस जहाँ भी ब्राउज़र पे पड़ी है उसका एड्रेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और वो आप क्या करें, यहाँ पे आप आके इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको जब रन करूँगा तो ये देखें, आपके पास वो वाली इमेज इस ब्राउज़र पे पड़ी थी, इस सर्वर पे पड़ी थी, उसका फुल एड्रेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सोर्स मैंने इसको दे दिया और वो इमेज जो है वो यहाँ पे आके बस लोड हो गई है, ठीक है। आर टैग के ऊपर मैं आता हूँ बाद में। और विथ जो है ना, विथ और हाइट आप देख लें। विथ चौड़ाई हमने 104 जो पिक्सल है वो हमने रखनी है, और जो हाइट है वो हमने 142 पिक्सल रखनी है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं 142 कर देता हूँ, तो आप देखें कि एक स्क्वायर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये पिक्चर जो है ना वो आपके पास डिस्प्ले हो रही है विथ एंड हाइट के फॉर्म में। आल टैग बेसिकली हम बता रहे होते हैं कि इमेज जो है अ, वो क्या है, किस चीज़ की इमेज है, ठीक है। ये आपके लिए, यूज़र के लिए नहीं होता, ये आप एक्चुअली गूगल को बताने के लिए हम आल टैग के अंदर चीज़ें रिटन टेक्स्ट के अंदर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँ CSS इमेज है, तो गूगल को पता लग जाएगा कि यार ये CSS की इमेज है, इसने यहाँ पे CSS की इमेज लगाई हुई है, ठीक है। तो हमारे लिए नहीं होता ये आल टैग, ये बेसिकली गूगल के क्रोलर्स के लिए होता है। तो हम ये बहुत मैंडेटरी होता है।
हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी इमेज किस चीज़ से रिलेटेड हो, क्या है इमेज, उसके बारे में हम यहाँ पे हम लिख रहे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जितने भी हैं ये इमेज का टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे अब देखें कि पूरा इमेज का टैग है। ठीक है, उसके अंदर हमने src लिखा, आल टैग, विथ एंड हाइट, ये जितनी भी हैं ये हमारे पास इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जैसे लास्ट हमने देखा था एhref के एंकर टैग के अंदर href जो है वो एक एट्रीब्यूट था एंकर टैग का। सिमिलरली सोर्स, आर्ट एंड विथ, हाइट जो है वो इमेज के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट लिखता हूँ, टाइटल, माई css इमेज, और इसको मैं रन करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जब मैं पिक्चर के ऊपर होवर करूँगा तो ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है माई css इमेज, ये देखें माई css इमेज जो आपको लिखा नज़र आ रहा है ये टाइटल की वजह से है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी चीज़ों की। और यहाँ हम फर्दर टैग्स को देख लेते हैं। वो जो चीज़ें सारी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं वो सारी आपके पास यहाँ पे शो हो रही हैं। और एक और टैग जो ब्रेक टैग होता है, आप चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद इमेज टैग, इसके नीचे स्पेसिंग आ जाए, तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ कर रहे होते हैं ब्रेक का, BR। आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इधर क्लोजिंग टैग नहीं यूज़ किया। तो कुछ टैग्स ऐसे हैं कि जिनके लिए क्लोजिंग टैग ज़रूरी होता है और कुछ टैग्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा कि हमारे पास जो ब्रेक टैग है उसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो ना ही हम उसके लिए यूज़ करते हैं। जब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। और वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई कि यहाँ पे स्टार्टिंग टैग और इसका एंड टैग होता है, बट ब्रेक टैग का यहाँ पे कोई एंड टैग नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। और यहाँ पे हम कमेंट्स भी देख लेते हैं। अच्छा, हम एक्चुअली में जब हम कोई लैंग्वेजेस टाइप कर रहे होते हैं तो हम अपने लिए कमेंट्स भी टाइप कर देते हैं कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद ये चीज़ें। अगर हमने कुछ नोट बनाना है वहाँ पे लैंग्वेज लिखते हुए कि ये हमने यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट की या यहाँ से ये चीज़, तो हम कमेंट्स लिख देते हैं। जो कमेंट्स जो है ना वो रन नहीं होते, वो जस्ट हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं कि जब हम कोड ओपन करें तो हमें आइडिया हो जाए कि ये चीज़ ऐसी है। और कमेंट्स हम समटाइम्स लिख रहे होते हैं किसी दूसरे डेवलपर्स के लिए भी, हमने अपना कोड लिखा है तो मैं दूसरे डेवलपर के पास ले गया हूँ कोड, तो उसने कोई पॉइंट, उसके लिए किसी पॉइंट के लिए मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लिख देता हूँ कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं और ये चीज़ें मैंने लॉजिक ऐसे बनाई, मतलब ये चीज़ें मैंने ऐसे लिखी हैं और ये चीज़ें ऐसे डिस्प्ले हो रही हैं। तो एक्सप्लेन करके या कुछ नोट बना के मैं उसके लिए लिख देता हूँ कोड के अंदर, जो कि कोड का हिस्सा नहीं होता, बट ये दूसरे डेवलपर के लिए और हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए चीज़ें होती हैं, यूज़र के लिए। तो वो आप ऐसे करके आप इस फॉर्मेट के अंदर आप ये जो वी शेप के अंदर ब्रैकेट है वो ओपन करके और नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और देन आप कमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना जो ग्रीन के अंदर विजिबल हो रही है, ये आपके सिस्टम को नहीं पता लगेगा, लेकिन ये आपके लिए अपनी अपने लिए होती है। ठीक है, इसको आप देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ आउटपुट के अंदर ये चीज़ नहीं आ रही लेकिन कोड के अंदर है। ठीक है, कोड के अंदर है बट ये आउटपुट के अंदर नहीं आएगी। और ये आप जब आप कोड दोबारा देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा दिस इज़ अ कमेंट एंड कमेंट्स आर नॉट डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। ठीक है, वही चीज़ की यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होंगी, लेकिन जब आप कोड देखेंगे तो आप यहाँ पे आप अपनी आप अपने अपने लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि लाइक आई एम गोइंग टू स्टार्ट पैराग्राफ। तो ये आप अपने लिए लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ब्राउज़र के एंड पे रेंडर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम फर्दर देख लेते हैं कलर CSS। हाँ, मैं अब CSS के ऊपर आ रहा हूँ। बेसिकली
चीज़ें काफ़ी हैं, लेकिन मेरा मकसद, अच्छा आप में से जो इसको लर्न करना चाहते हैं वो बेशक आप इसको देखें, आप इसके ऊपर एडवांस लेवल के जो ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी पूरी कर लें ताकि इस कोर्स का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। ठीक है, आप उनकी बेसिस पे आप अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकती हैं, आप फाइवर के ऊपर सेल कर सकती हैं, आप जो है अपवर्क के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल कर सकती हैं। तो बेशक जो जिसको इंटरेस्ट है वो इसको सीखे, और बट मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि आप जो हमारे इस कोर्स का इंटेंट है, जो कोर्स का मकसद है वो पूरा हो जाए, और उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो मैं उसी लेवल पे बात करूँगा आपसे, और जो मैं कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ तो वही मैं इसमें मेरा कोशिश होगी वो मैं डिलीवर कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं, CSS को देख लेते हैं। अब CSS बेसिकली कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। ये हम यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें देखें यहाँ पे शो हुई हैं कि यहाँ पे चीज़ें दिखानी है, और कैसे दिखानी है, मतलब आप कौन से कलर के अंदर दिखानी है, और कौन सा स्टाइल होना चाहिए दिखाने का, बॉर्डर स्टाइल क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम जो है वो इस CSS के अंदर देख रहे होते हैं। तो हमारे पास ये 3 किस्म की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो इनलाइन होती है वो हम नीचे उसके अंदर बॉडी सेक्शन के अंदर ही और वो देख रहे होते हैं, उसमें टैग्स के अंदर ही लिख रहे होते हैं। और इंटरनल जो होती है वो हम हेड के अंदर स्टाइल के सेक्शन के अंदर लिख रहे होते हैं। और एक्सटर्नल जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाती है, उसके लिए हम एक्सटर्नल CSS लिखते हैं और उसको हम लिंक करवा देते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो मैं आपसे ये दो डिस्कस करता हूँ आज। अब जो इनलाइन CSS होती है वो हम HTML के सेक्शन के अंदर ही बॉडी के अंदर लिख रहे होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने H1 जो टैग है वो उसके अंदर ही मैंने जो भी आपने CSS लिखनी है उसके लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं वो CSS होता है। स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे होते हैं। स्टाइल इक्वल हमारे पास कॉमास, कलर, कॉलन, बिलू, सेमी कोलन, हमारे पास इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज एंड देन वी ब्रैकेट क्लोज, एंड यू कैन सी कि हमारे पास इस तरह से देन हमारे पास हेडिंग आ रही होगी। अच्छा, हर लैंग्वेजेस को लिखने का एक सिंटैक्स होता है, तो अगर हम CSS लिखना चाहते हैं तो इसका यही सिंटैक्स है, वो आपको एज इट इज़ यही इस तरह से याद करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे बिलू है, बिलू की जगह मैं यहाँ पे सिल्वर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ तो अभी देखिए सिल्वर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, हम कलर्स जो हमारे पास कोड्स हैं हम उनके वो भी यहाँ पे नंबर की फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो HTML कलर कोड्स हैं और उनके नेम्स भी दे सकते हैं, और कलर कोड्स भी यहाँ पे हम उनके थ्रू इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट किस तरह से डिस्प्ले हो। ये हेक्साडेसिमल के अंदर कोड्स होते हैं और साथ उसका जो है वो नेम होता है, आप नेम भी दे सकते हैं और आप हेक्साडेसिमल कोड भी दे सकते हैं। इंडियन रेड अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ये आप देखें। ठीक है, और इसकी जगह मैं यहाँ पे इसका जो कोड है वो भी दे सकता हूँ हैश टैग यूज़ करके। हैश टैग के साथ इसका जो कलर कोड है वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि या तो आप उसका कलर कोड यूज़ कर लें हैशटैग के साथ, या आप उसका नेम यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही बात है, और इसके बाद रन करेंगे तो आपके पास आउटपुट फॉर्म के अंदर उस तरह से आपके पास शो हो रहा होगा। तो इस वे से हम जो है वो CSS टाइप कर रहे होते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी के सेक्शन के अंदर, मतलब जहाँ पे आपको CSS रिक्वायर्ड है वहाँ आप स्टाइल का आप एट्रीब्यूट दें,
इको लगा के वहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे उसकी जो एक्सप्लेन कर दें और वो उस तरह से आपको स्टाइलिंग आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नीचे पैराग्राफ के अंदर मुझे कलर रेड चाहिए तो वो आपको रेड के पास इस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास इन लाइन CSS है। जो आपके पास इंटरनल CSS है वो आप जो है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये पास इंटरनल CSS है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, ये अगर आप समझ लेते हैं इंटरनल CSS तो आपके लिए मोर देन इनफ है। इस बेसिक्स जो हैं आपकी इस कोर्स के हवाले से वो आपकी पूरी हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हेड के सेक्शन के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक हम CSS और JS लिख रहे होते हैं। ठीक है, हम बॉडी के सेक्शन के अंदर हमारे पास दूसरी जो विजिबल पार्ट है वो आ रहा होता है, जो हमारे पास CSS है वो हमारे पास इस पार्ट में आ रही होती है। अब ये देखें, अब इसको समझ लें, ये आपकी बेसिक्स हैं CSS की। अब जब हमारे पास हेड सेक्शन के अंदर हमने CSS लिखनी है तो जो भी मैंने आपको बताया था कि हमने CSS लिखनी है उसको हम स्टाइल टैग या स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ स्टार्ट करते हैं। नीचे अगर इनलाइन करनी है तो स्टाइल एट्रीब्यूट आएगा। अगर ऊपर आपने हेड सेक्शन के अंदर सेपरेट इनलाइन CSS देनी है तो आपको यू हैव टू यूज स्टाइल टैग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टाइल का टैग यहाँ से मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पे स्टाइल का टैग क्लोज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ लगी है और हम देख लेते हैं कि ये जो स्टाइलिंग है ये हमने HTML के कौन से सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो सेक्शन टैग का जो नेम है वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। मैं चाहता हूँ कि वो जो CSS में यहाँ पे टाइप करने लगा हूँ वो बॉडी के सेक्शन के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे बॉडी के जितना भी इसका सेक्शन होगा पूरे के ऊपर जो है वो ये जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लाइक बॉडी के ऊपर मैं ये CSS इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर, ये यही सिंटैक्स है, आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। अगर आपने किसी स्टाइलिंग करनी है अपने किसी बैकग्राउंड कलर की तो आपको ऐसे ही सिंटैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कोलन यूज़ करके पाउडर ब्लू एंड देन सेमी कोलन एंड देन जो दरमियानी ब्रैकेट है उसको क्लोज कर देंगे। तो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ों का जो बैकग्राउंड है वो पाउडर ब्लू हो जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देन एक और स्टाइलिंग मैंने हेडर 1 पे लगाई है, H1 हेडिंग पे लगाई है कि उसका जो कलर है हेडिंग का कलर, बैकग्राउंड का कलर नहीं, हेडिंग का जो कलर है वो ब्लू हो जाए। तो देखें आपके सामने ब्लू है और जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो जाए, वो आपके सामने देख रहे हैं रेड है। तो यहाँ पे बॉडी के सेक्शन के अंदर कुछ भी अगर मैं H1 के अंदर लिखता हूँ तो वो मेरे पास वो मेरे पास जो है ब्लू के अंदर ही शो होगी। अब देख सकते हैं। ठीक है, आपने एक दफ़ा ऊपर उसको स्टाइलिंग को डिक्लेयर कर दिया है तो वो जिन जिन टैग्स के ऊपर आपने उनको डिक्लेयर किया है वो वहाँ पे उन्हीं टैग्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट होती जाएगी। तो आपको यहाँ पे बार बार टाइप स्टाइलिंग देने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा उस टैग स्पेसिफिक टैग के ऊपर आपने दे दी तो वो हर टैग के ऊपर यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती जाएगी। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे इनलाइन एक और लिखता हूँ H1 my third H1, और यहाँ पे भी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये भी हमारे पास बिलू के अंदर आएगी क्योंकि H1 के ऊपर मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग इंप्लीमेंट कर दी कि बिलू के अंदर ही टेक्स्ट विजिबल हो। तो अगर मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट यहाँ पे भी दे देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिल्वर। ठीक है, अब क्या होगा, अब इनलाइन CSS प्रेफर की जाएगी कि इंटरनल CSS। देखिए जी, इंटरनल CSS तो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपने किसी टैग के ऊपर इनलाइन CSS अप्लाई कर दिया तो इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सिल्वर डिस्प्ले होगा
rather than being displayed as a red, as a blue, सॉरी। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो आपके पास सिल्वर के अंदर आपके पास विजिबल होगा टेक्स्ट। तो इनलाइन CSS की जो प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ एक्चुअली थिंग्स वर्क व्हेन इट कम्स CSS एंड HTML। तो फर्दर हम इसमें HTML के अंदर मैं क्लासेस आपको दिखा देता हूँ, क्लासेस क्या होती हैं। अच्छा, क्लासेस से पहले मैं आपको मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। चलिए वो CSS के अंदर भी हम कवर कर लेंगे। अच्छा, क्लासेस बेसिकली हमारे पास क्लासेस हम बना लेते हैं। जैसे आपने देखा कि एक दफ़ा मैंने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी है चीज़ CSS स्टाइलिंग के लिए। ये देखिए, एक दफ़ा मैंने यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट कर दी है और उसमें मैंने टैग्स यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं किस टैग के लिए वो CSS लगेगी। तो एक ही दफ़ा मुझे ऊपर मेंशन करना पड़ा है, मुझे बार बार नीचे हर एक टैग के लिए हर दोबारा बार बार उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसी तरह द सेम वे हम क्लासेस का भी यही मकसद होता है, हम क्लासेस डिफाइन कर देते हैं और वो क्लासेस को हम हमारी जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम नीचे उनको कॉल करवा लेते हैं। हम उनको कहते हैं कि आप आ जाएं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएं, ठीक है। तो हमें बार बार कुछ फीचर्स यहाँ पे हर दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। इन्हीं को देख लेते हैं। ये देखें, क्लास को डिफाइन करने के लिए ये भी स्टाइलिंग के अंदर आती है हमारे पास, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं आपको कि अगर आपने कोई क्लास बनानी है तो उसको हम डॉट सिटी से डॉट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम उस क्लास का नेम रख लेते हैं। यहाँ भी कुछ भी नेम हो सकता है, आप अपनी क्लास रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इधर उसने डॉट सिटी रखा है और यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे क्लोज, उसके दरमियान इसने कुछ चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। यहाँ पे उसने कहा कि बैकग्राउंड कलर टोमेटो, कलर वाइट, बॉर्डर ये, मार्जिन ये, एंड पैडिंग दिस एंड दैट। ये कुछ फीचर्स उसने ला के रख दिए स्टाइलिंग के अंदर। इधर हमने ये देखा था कि हमने किस किस टैग के ऊपर ये स्टाइलिंग इंप्लीमेंट करनी है, वहाँ पे हमने टैग मेंशन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हम टैग मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने एक क्लास बना दी है और इस क्लास के नीचे जिस जिस टैग को जिस जिस सेक्शन को ज़रूरत पड़ेगी वो अपने अंदर उस टैग को यूज़ करता जाएगा। हेडर 2 को ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे वो क्लास को कॉल करवा लेगा, या जिस जिसको वो क्लास ऊपर जो ऊपर डिक्लेयर होगी, एक दफ़ा डिफाइन होगी, उस चीज़ की जिस जिस नीचे सेक्शन को ज़रूरत पड़ती जाएगी वो उसको कॉल करवाता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने जेनेरिक तौर पे हर एक के लिए H1 के लिए ऊपर डिफाइन कर दिया कि H1 नीचे जितना भी हम टाइप करेंगे वो उसके जो कलर है वो इस तरह से डिस्प्ले होगा। लेकिन यहाँ पे हम कलर्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसी तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं और वो उस कलर्स की उस सारी चीज़ों की नीचे जिस जिस सेक्शन को ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसको वो कॉल करवाते जाएंगे। चलिए आइए हम फर्दर देखते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ये देखें, क्लास का जो मैंने सिटी के नेम से मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन किया, उसमें बैकग्राउंड कलर मैंने टोमेटो रखा है और ये सारी चीज़ें मैंने फीचर्स यहाँ पे मैंने रख दी हैं। अब मैं कहता हूँ कि इस क्लास इस फीचर्स की जिस जिसको ज़रूरत है नीचे वो उसको कॉल करवा ले, वो उसके पास वो चीज़ें आती जाएंगी। अब ये देखें, अब नीचे में बॉडी का सेक्शन स्टार्ट हुआ है और इस क्लास को कॉल करवाने के लिए एक डिव का सेक्शन मैंने बनाया है, ठीक है। ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लास को कॉल करवाने के लिए यहाँ पे मैंने एक डिव का सेक्शन बनाया, ठीक है। अब ये देखें, मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार H2 के अंदर भी लिखूं, P के भी ऊपर लिखूं ये क्लास, ये यहाँ पे लिख सकता हूँ। H2 के अंदर भी मैं क्लास इक्वल टू सिटी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे वो P के लिए भी चाहिए तो मैं बार बार दोनों के लिए अलग अलग लिखूं तो
इसकी बजाय मैंने एक डिवीजन यहाँ पे बना दी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिवीजन है, इस सब के ऊपर ये क्लास इंप्लीमेंट कर दूँ। मुझे इंडिविजुअली H2 और P के ऊपर अलग-अलग से क्लास को कॉल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक डिवीजन बना दी, एक सेक्शन बना दी है और उस सब के ऊपर मैंने ये क्लास को इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे div टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट क्लास को कॉल करवाया कि क्लास इक्वल टू सिटी। तो ये सिंटैक्स है, इसको ऐसे कॉल करवाना है और यहाँ पे div जो है वो क्लोज हो जाएगी और इसके दरमियान जो भी सेक्शन आ रहा है उसके ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएगी। और वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि फीचर्स हैं क्या थे। H2 लंदन, और पैराग्राफ के अंदर लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड, ये पैराग्राफ के अंदर है, वो H2 के अंदर है। और क्लास सिटी, इसमें हमने देखा कि बैकग्राउंड कलर हमारे पास टोमेटो था, और ये देखें टोमेटो कलर के अंदर आपके पास लंदन के जो बैकग्राउंड है वो लंदन आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। देन सेकंड हमारे पास था कि कलर वाइट। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो हमारे पास जो लंदन है, लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड पैराग्राफ के अंदर ये दोनों कलर्स जो है ना इसके टेक्स्ट के वहाँ पे वाइट आएंगे। और देन बॉर्डर, बॉर्डर हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि इनका जो बॉर्डर होगा वो 2 पिक्सल का बॉर्डर है सॉलिड ब्लैक की कलर के अंदर। ये देखें, ये इसकी जो विथ है बॉर्डर की ये 2 पिक्सल है, इसको अगर मैं 3 कर देता हूँ तो आप देखें कि ये बॉर्डर की जो विथ है, फॉर एग्जाम्पल 4 कर देता हूँ तो विथ इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, विथ बढ़ गई इसकी। तो 4 के अंदर सॉलिड ब्लैक में हमारे पास ये विथ और बॉर्डर आ रहा है। एंड देन हमने रखा है कि मार्जिन 20 पिक्सल और पैडिंग 20 पिक्सल। ये क्या सीन है, मार्जिन क्या होता है और पैडिंग क्या होती है? मार्जिन बेसिकली ये जो हमने एक बॉर्डर बनाया है इसका और जो हमारे जो डॉक्यूमेंट का बॉर्डर है उसके दरम्यान कितना डिफरेंस है, 20 पिक्सल का। और पैडिंग जो होती है वो जो टेक्स्ट होता है उसका अपने जो आउटर बॉर्डर होता है, ये वाला जो अपनी सेक्शन का बॉर्डर है उसके दरमियान कितना डिफरेंस है, वो हमारे पास पैडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको चलिए एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे 20 की बजाय मार्जिन में कर देता हूँ 50। और चलिए पहले इसको रन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो वहाँ पे जो आउटर बॉर्डर के साथ है और इसका एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के दरमियान डिस्टेंस जो है ना बॉर्डर का, तो वो हमारे पास 50 पिक्सल आ गया। और पैडिंग भी हम इसको अगर 50 करते हैं तो आप देखें कि जो अंदर का टेक्स्ट है उसका अपने बॉर्डर के साथ जो है वो डिस्टेंस 50 पिक्सल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे जो है वो डिस्टेंस जो है 50 पिक्सल हो गया। तो आई होप कि आई जस्ट कुड मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द स्टफ। तो ये एक्चुअली में मेरे एट्रीब्यूट से कुछ मैंने फीचर्स ऊपर एक्सप्लेन कर दिए जो कि यहाँ पे मैं इस डिवीजन के लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और वो आपको नज़र आ रहे हैं कि इसमें पूरे सेक्शन के ऊपर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गए हैं। द सेम वे इज़ विद द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो मैंने नीचे सेक्शन बनाए हुए हैं। बस उसने पेरिस या ऊपर लंदन एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे पेरिस को किया हुआ है, नीचे टोक्यो को किया हुआ है। तो सब के ऊपर ये जो है डिवीजन लग गई है। यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और काम करता हूँ कि एक और यहाँ पे क्लास बना देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर ली है City2 के नाम से और बैकग्राउंड कलर टोमेटो की बजाय मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। ठीक है, और पिक्सल यहाँ पे मैं लाइक 4 की बजाय यहाँ पे 8 कर लेता हूँ। और यहाँ पे इसकी बजाय मार्जिन की बजाय मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 कर देता हूँ और यहाँ पे भी पैडिंग 10। और ये जो City2 है ये मैं एक सेकंड यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ टोक्यो का और यहाँ पे क्लास City2 यहाँ पे कॉल करवाता हूँ। तो इस सेक्शन के लिए ऊपर वाली क्लास कॉल होगी और नीचे वाले सेक्शन के लिए जो है वो क्लास 2 यूज होगी जो कि City2 की नेम से है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखें। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि जो मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे चेंजिंग करके दिखाई है ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो पाएँ। तो ये दो क्लासेस हैं, ये मैंने फर्स्ट क्लास नीचे वाली सेक्शन के लिए कॉल करवाती है और जो सेकंड वाली क्लास है वो मैंने नीचे वाले सेक्शन के लिए तो इसमें अब ये देखें, अब अगर हम थर्ड सेक्शन भी इंक्लूड करें और दरमियान वाले सेक्शन के लिए दूसरी क्लास और जो ऊपर और फर्स्ट एंड थर्ड सेक्शन के लिए जो है वो फर्स्ट क्लास ही कॉल होगी, ये देखें आपके सामने। ठीक है, तो जस्ट ये कंसेप्ट है, ये हमारे पास इंटरनल CSS जो ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया है और
इनलाइन CSS भी मैंने आपको दिखा दी है कैसे हमने इंप्लीमेंट करनी है। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन। अब अगर आप इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, कंसेप्ट यही है, और फर्दर अपनी टैग्स सीखनी है, तो आप फर्दर इसकी जो चीज़ें हैं वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके पास यूट्यूब पे 101 लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मैंने आपको इन रियल टाइम पे आपको दिखा दिया कि कैसे आप वेबसाइट्स के पीछे आपके पास ये HTML और CSS लोड हो रही होती हैं, वो भी आपने देखा है, जो कि हमारे पास इसके अंदर आप देख सकते हैं व्यू पेज सोर्स के अंदर। और जो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आई बिलीव कि वो मैं आपको दे पाया हूँ। और ये देखें आपके ब्राउज़र के अंदर जो वेबसाइट्स लोड हुई हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस की फॉर्म में लोड हुई हैं। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस HTML CSS और JS ही हैं जिनके अंदर ये नॉर्मली लोड हो रही होती हैं। तो और यहाँ जब आप इनको और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ये आपके ऊपर, अपने ऊपर, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप इसको चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो कंसेप्ट यही है। टैग्स की जो आपको मैंने एक कंसेप्ट दे दिया है, CSS का जो आपको मैंने कंसेप्ट दिया वो यही है। फर्दर आपने एक्सप्लोर करना है तो आप यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं, एडवांस लेवल पे आप जा सकते हैं। बट इस कोर्स की जो डिमांड है वो इस बेसिक जो कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं, एंड दैट आर मोर देन इनफ। तो ये जो है आप उम्मीद करता हूँ जो मैंने लेक्चर्स आपको डिलीवर करना चाह रहा था वो आपको मैं डिलीवर कर पाया हूँ। तो आज का जो है हमारा सेक्शन यहीं पे एंड होता है, और आज का जो इंट्रोडक्शन का हमारा पार्ट है, मॉड्यूल है, वो यहाँ पे एंड हो रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो सेशन है, नेक्स्ट वीक से हमारे पास ऑन पेज SEO हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट सेक्शन में आपसे मुलाकात होती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।